चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6वीं सामाजिक विज्ञान इतिहास खंड में, और ये अध्याय 3 है। पिछले हमने अध्यायों में आदिम मानव के बारे में पढ़ा, इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ा, और वो सारे चीज़ें जो हैं हम अपलोड कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो हम वहाँ पर बताए थे कि आदिम मानव किस प्रकार से घुमक्कड़ थे, घूमते थे और कंदमूल फल इत्यादि खा करके, मांस इत्यादि खा करके वो अपना जीवन यापन करते थे। तो बाद में फिर ये पता चला कि वो धीरे से वो कृषि और पशुपालन भी करने लगे। कृषि और पशुपालन और धातुओं का जो प्रयोग से पूरी मानव जाति का जीवन में जो है व्यापक बदलाव आया, और एक लंबा इतिहास जो है वो गायब है, क्योंकि लिखा नहीं गया। और या हो सकता है कि भूकंप या बाढ़ आया होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है दब गई भूगर्भ में। और फिर बाद में जो है खुदाई के द्वारा पता चला सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हड़प्पा की जो संस्कृति है, मोहनजोदड़ो जो शहर है, ये जब पता चले तो फिर ये इतिहास जो है फिर ये सामने आया। तो एक लंबा सा एक अंधकार युग है इतिहास के इस पन्ने पर। तो खैर, आज हम अपने पाठ में जो हम जानने वाले हैं वो है कि किस प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता थी। ये तो बात पता चल ही गया है कि आदिम मानव जो है एक जगह जो है अब निवास करके रह रहे हैं, स्थायी रूप से वो बस रहे हैं। तो लोगों की बसाहट में ज़्यादातर ऐसी जगह होती थी जहाँ खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी रहा करती थी। वो ऐसी जगह का चयन करते थे कि उपजाऊ मिट्टी जहाँ पर हो, पर्याप्त पानी भी मिलता रहे। तो वो नदियों के किनारे पर वे अपना जो शहर है या गांव है या झोपड़ी जो है वो बनाते थे। तो यहाँ पर हम देखें तो मनुष्य नदियों के किनारे में बस रहे हैं, और वहीं पर नदियों की घाटी में जो है अधिक बसाहट होती है। ये 450 साल पहले सिंधु नदी के मैदान में विकसित हुई थी, जिस सभ्यता के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। और नदी का नाम है सिंधु नदी। जो दो शहर जो दबे हुए थे, उसमें से ये जो दो शहर है जो महत्वपूर्ण है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसको आपको नहीं भूलना है बच्चों। तो खोजबीन से पता चला है कि शहरों में आज से लगभग 4500 साल भी पहले लोग यहाँ रहते थे। तो ये शहर मिट्टी में दबे हुए थे। ऐसा क्या हुआ होगा कि वो मिट्टी में दब गए? देखिए, लगभग 100 साल पहले सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो नामक एक शहर था। कुछ मजदूर जो है रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। तब उसी समय जो है बीच में आ रहे एक टीले को हटाने के लिए जब उन्होंने खुदाई की तो पता चला कि नीचे एक दीवार भी थी। तो लोगों में उत्सुकता जगी और खुदाई का काम शुरू हुआ। तब पूरा का पूरा शहर जो है मिट्टी के नीचे दबा हुआ मिला, जिसमें से ज़्यादातर जगह जो है सिंधु नदी के आसपास की थी। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से इसे जाना गया, और आजकल इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं? देखिए, 1921 में हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई की गई थी, इसलिए हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। वहाँ से ईंट, मिट्टी के बर्तन आदि मिले, और बाद के स्थानों में जैसे मोहनजोदड़ो में जो है खुदाई हुई तो वहाँ फिर वैसी वस्तुएं और मकान इत्यादि भी मिले, जिससे हमको वहाँ की जनजीवन, रहन सहन, खान पान, पहनावा, तीज त्यौहार, उस काल की संस्कृति आदि के विषय में हमको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से देखें तो खुदाई सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह पर हुई, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं। देखिए, यहाँ पर कालीबंगा की खुदाई से, कालीबंगा एक जगह है, वहाँ जब खुदाई हुई तो इस प्रकार से अवशेष मिले हुए हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एक सिंह का बना हुआ जानवर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए बैलगाड़ी, इस प्रकार से अलग अलग लिपि में लिखे गए ये
चित्रलिपि है। तो यहाँ पर किसने खोज की, ये जब प्रश्न आता है तो अभी तो देखिए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है अभी पाकिस्तान के प्रांत और सिंध प्रांत में है, भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान के सीमा में आते हैं। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 1922 में हुई और 1921 में किसकी, हड़प्पा की। तो किसने की, मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई वो श्री राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में हुई। किसने किसको तो लीडरशिप करना ही होगा, तो उनके लीडरशिप में ये खुदाई हुई। यहाँ पर देखिए नक्काशीदार बर्तन का चित्र दिया गया है, हड़प्पा संस्कृति में जो मिली थी। अब देखिए आगे हम देखें तो ऐसे ही केवल 2 शहर की खोज नहीं हुई थी, 250 से अधिक ऐसे जगहों की खोज की जा चुकी है, जिसमें से गुजरात में हम देखें तो धौलावीरा, लोथल जगह है, राजस्थान में देखें तो कालीबंगा, और पंजाब में देखें तो रोपड़, और उत्तर प्रदेश में देखें तो आलमगीरपुर। ये जगह है महत्वपूर्ण जगह जिसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो फैलाव है वो भारत पाकिस्तान में ना होकर के पूरा देखें तो अफगानिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यहाँ तक ये फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश। तो ये लगभग आज से 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक ये विकसित रही। मतलब आज से लगभग हम देखें तो 2023 इधर का जोड़ लीजिए और उसमें अब 2600 और जोड़ दीजिए, तो लगभग ये 450 से लेकर 5000 साल के बीच की ये विकसित ये सभ्यता है। तो यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो नगर योजना है और भवन निर्माण के बारे में भी बताया गया है। खुदाई से पता चला है तो कॉलोनियों की तरह सुनियोजित ढंग से बसाए गए थे। जो उस समय के जो शहर हैं, ये प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति, वो कॉलोनियों की तरह सुव्यवस्थित ढंग से, कॉलोनी किस प्रकार से, जैसे कोई चौराहा है और यहाँ पर हुआ आपका नगर, ये इस प्रकार से अलग अलग कॉलोनियाँ बनी होती हैं। ऊपर जो एक हिस्सा जो ऊपरी भाग में था, जो चारों तरफ परकोटा ऊंची दीवार पर था। आपको एक फिल्म आई थी मोहनजोदड़ो, वहाँ पर उस फिल्म को आप देखोगे बच्चों तो उस समय की हड़प्पा संस्कृति के बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। तो ऐसे फिल्म देखना भी चाहिए। तो यहाँ पर क्या था कि ऊंची दीवार परकोटा, ऐसे जहाँ पर अमीर लोग रहते थे तो वो लोग जो है अपनी नगर की सुरक्षा के लिए परकोटा वगैरह बनाते थे। और दूसरा हिस्सा जो है थोड़ा नीचे की तरफ था दलदल भागों में, तो वहाँ पर बसाहट अधिक थी। वो हो सकता है कि गरीब वहाँ रहते हों। तो सड़कें चौड़ी और सीधी थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस प्रकार से जैसा कि मैंने अभी बताया, सड़क के दोनों किनारों पर मकान और नालियाँ बनी थी। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे, 1 मंजिला और 2 मंजिला दोनों तरह के थे। मकानों में आंगन, शौचालय, स्नान घर ये बने हुए थे। ये उस समय की बात है, आज से लगभग 4500 से लेकर 5000 साल पहले की बात है ये। तो ये पहले से ही हमारे हड़प्पा जो संस्कृति हम पढ़ रहे हैं, जो कि भारतीय वैदिक कालीन भारतीय संस्कृति है, तो ये उसी समय से ये सारी चीज़ें जो हैं बन चुके हैं। नालियाँ पक्की और ढकी हुई होती थी। तो ये हमको ये पता चल रहा है कि सिंधु घाटी जो सबसे इसकी जो बड़ी विशेषता है वो सुनियोजित ढंग से बनाया गया मकान और बसाए गए नगर। इसके अतिरिक्त जो भवन में आप देखोगे तो स्नानागार भी मौजूद थे, स्विमिंग पूल जिसको बोले हम। तो ये इस प्रकार से हर एक कुंड जैसा, तालाब जैसा दिखाई दे रहा है, जो कि मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त स्नानागार है। कितना है इसका लंबा चौड़ा, ये सारा चीज़ बताया गया है। 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। इस स्नानागार का प्रयोग जो है संभवतः किसी सार्वजनिक कार्य, धार्मिक कार्य या विशेष कार्यक्रम के समय किया जाता रहा होगा, ऐसा इसमें बताया गया है। इसके अतिरिक्त एक विशाल भवन भी पता चला है जो गोदाम की तरह का है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अन्नागार हो, अनाज रखने का स्थान।
तो ऐसे भवन सिंधु घाटी की कई और जगहों से भी प्राप्त हुए हैं। इसका उपयोग प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ या सूखे की स्थिति से निपटने के लिए किया जाता रहा होगा। जैसे कोई चींटी है, चूहा है, स्थान वो एक जगह जा कर के जितने भी अनाज को इकट्ठा करते हैं, मनुष्य भी करता है। आजकल तो लोग बेच दे रहे हैं, लेकिन सरकार तो करती हैं, उसका हिफाजत से वो रखती हैं अनाजों को। तो वैसे ही वो लोग जो है प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए कि किसी साल जो है कोई फसल नहीं हुई या आपदा आ गई तो उस समय वो काम आए, सूखे की स्थिति में निपटने के लिए ये सारे चीज़ जो है रखा जाता था अन्नागार में। शासन व्यवस्था हम देखें तो उस समय राजा थे, राजतंत्र था। तो जो कुछ भवन बड़े थे जो परकोटों से घिरे होते थे, परकोटों यानी चार दीवारी से घिरे होते थे, जिसमें ऊंची बस्ती के लोग, ऊंचे लोग जो है रहते थे, ऊंची बस्ती होती थी, तो वो प्रमुख भवन हुआ करते थे। तो ऐसा जो है जो जगह था उसमें शासक वर्ग जो है रहते थे, जो शासन चलाते रहे होंगे। केंद्रीय शासन व्यवस्था रही और जिसके अधीन छोटे छोटे प्रांत आते थे, सम्मिलित होते थे। ये सारा चीज़ जो है वहाँ कुछ मूर्तियों को देख करके पता लगाया जाता है कि शायद ये राजा रहे होंगे। काम धंधा क्या था इसके बारे में हम देखें तो मुख्य व्यवसाय जो है कृषि था, बाकी वो पशुपालन भी करते थे। फसल में देखें तो गेहूँ, जौ, तिल, कपास इत्यादि हैं। धातु में देखें तो तांबा, पीतल, रांगा, सीसा, कांसा आदि धातुओं से उनको परिचय था और इनसे वे बर्तन, औजार, मूर्तियाँ बनाते थे। लोहे का ज्ञान नहीं था, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कांसे का प्रयोग होने के कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांसा धातु की खोज हो चुकी थी। तो हम देखें तो इस समय समुद्री सीपों और शंखों की चूड़ियाँ भी पहनते थे, कुम्हार भी थे, सुंदर बर्तन इत्यादि बनते थे जिस पर चित्र बनाए जाते थे। तो ये इस प्रकार से उस समय की काम धंधे के बारे में बताया गया है। व्यापार क्या था? व्यापार जो है उन्नत अवस्था में था, आंतरिक भी था, मतलब देश के अंदर में ही शहरों के बीच में होता ही था, साथ में विदेशी दोनों तरह के व्यापार होते थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। सिंधुवासी जो है जो कपास है, इमारती लकड़ी हैं, तांबे के औजार हैं, हाथी दांत हैं, पत्थरों के आभूषण हैं, इनका निर्यात करते थे, दूसरों जगहों को वो भेजते थे। साथ में वे सोना, रंग बिरंगे कीमती पत्थर आदि आयात भी करते थे, मतलब वो दूसरे जगह से कच्चा माल आता था और ये पक्का माल बना करके भेजते थे। विदेशी व्यापार में मेसोपोटामिया के शहर प्रमुख केंद्र थे और आंतरिक व्यापार जो है जल और थल दोनों मार्गों से, विदेशी व्यापार मुख्य रूप से जल मार्ग से होता था। लोथल की खुदाई से पता चलता है कि नाव का एक नमूना गोदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से देखें तो लोथल में से भी जो है जल मार्ग के द्वारा जो है व्यापार होता था। अब यहाँ पर एक प्रश्न आया है कि गोदी किसको कहते हैं? तो गोदी उस स्थान को कहते हैं जहाँ समुद्र या नदी किनारे सामान चढ़ाने और उतारने के लिए जहाज खड़ा किया जाता है। आजकल जो है आधुनिक जो बंदरगाह हैं का ये छोटा रूप था, अब उसको हम बंदरगाह के रूप में कहते हैं। तो लोथल एक बंदरगाह नगर भी हम उसको कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो की सड़कें और नालियाँ किस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है, पक्की ईंटें हैं और ये सड़कें आप देख पा रहे होंगे और पूरी नगर जो है सुव्यवस्थित रूप से कॉलोनियों में वो बसी हुई है। उस समय की खान पान और रहन सहन कैसी थी? खान पान देखें तो आदिम मानवों की तरह ये भी खाल पहनते थे। खाना में गेहूं, जौ, तिल, दूध, मांस, मछली इत्यादि वो खाते थे। कपड़ा जो पहनते थे वो सूती और ऊनी के कपड़े थे। श्रृंगार पेटी भी प्राप्त हुआ है, तो इससे पता चलता है कि वो उस समय के लोग जो स्त्री और पुरुष है दोनों श्रृंगार करते थे। स्त्रियां माला, चूड़ियाँ, बाजूबंद, कर्णफूल, पायल इत्यादि आभूषणों का प्रयोग करती थीं। सोना, हाथी दांत, तांबे और बहुमूल्य पत्थरों के बने होते थे। मनोरंजन के लिए वो
नृत्य, पाशे का खेल आदि वो खेल खेलते थे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कई खूबसूरत खिलौने भी मिले हैं, जिसमें से बैलगाड़ी का खिलौना आपको दिखाई दे रहा है। देवी देवताओं की पूजा भी करते थे। उनकी जो देवी थी वो मातृ देवी, उनकी बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं। हड़प्पा में तो 3 मुँह वाली आकृति की एक मोहर भी था, जिनके सिर पर सिंह का मुकुट है। चारों तरफ शेर, हाथी, गेंडा, हिरण के चित्र बने हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वो पशुपतिनाथ है। तो पशुपतिनाथ कहने से भगवान शिव। वे वृक्षों की पूजा और पशु पूजा भी करते थे। पीपल उनका प्रमुख पूजनीय वृक्ष था। आज भी जो है पीपल पेड़ को जो है उसकी पूजा की जाती है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस तो वही देता है, दिन रात देता है पीपल पेड़। तो उसके बहुत सारे उपयोगी गुण हैं पीपल के। संभवतः वो इस बात को वो जानते थे, इसलिए पीपल उस समय भी पूजनीय वृक्ष था। सिंधुवासी जो है मृतकों का अंतिम संस्कार भी करते थे। ऐसा नहीं था कि उनको फेंक देते थे। जैसे आदि मानव के समय जो है कोई यदि मर गया तो मर गया, है ना, उसकी जो है दाह संस्कार वगैरह नहीं होते थे। लेकिन इस समय जो है सिंधुवासी जो है मृतकों का अंतिम संस्कार भी करते थे और वे शवों को ज़मीन पर गाड़ देते थे। लिपि क्या थी, वो लिखते कैसे थे, क्या था, तो उस समय जो है कुछ लिपि के नमूने ज़रूर मिले हुए हैं। कहाँ से? मोहर में हो गया, जो भी सोने चांदी की जो मोहर थी, मिट्टी के बर्तन हैं, इसमें जो है चित्रलिपि का इस्तेमाल हुआ है, जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं ओर मतलब आपको ऐसा लिखने को मिलेगा। तो दुर्भाग्य से इस लिपि को जो है आज तक नहीं कोई पढ़ पाया है। ये अंत कैसे हो गई? ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो पहले इतनी विकसित थी, तो ये कैसे अचानक से ख़त्म हो गया? देखिए, कोई भी जब सभ्यता अंत होता है तो कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती ही हैं। तो इतनी बड़ी सभ्यता का अंत कैसे हुआ आज भी रहस्यमय तो है, लेकिन फिर भी कुछ कारणें हम समझ सकते हैं जिसके कारण से ये हुआ होगा। लेकिन बात तो ये है कि यहाँ कुछ विद्वान मानते हैं कि बाढ़ या भूकंप जैसी कोई प्राकृतिक उथल पुथल के कारण ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो है धीरे धीरे लोग वहाँ छोड़ करके चले गए होंगे, ऐसा ये माना जाता है। तो आप ये इस चीज़ को आप लिख सकते हो। यहाँ पर आपके पाठ में कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, आप इनको जो है आप कर सकते हैं। सारा चीज़ जो है आपके पाठ में इसके उत्तर दिए गए हैं। कुछ चीज़ों को आप अपने शब्द में लिख सकते हो, जैसा कि मैंने बताया हुआ है। आगे हम एक दूसरे पार्ट में आते हैं और इतिहास के बारे में और भी अध्ययन करेंगे। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चों।